गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। और कल कुछ पढ़ाया गया था और आप लोग कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से, जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोग सभी लोगों को वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, ठीक है, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित हो सके तो क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमारा क्या आता था? वैद्युत अपघटन। ठीक है, और क्या आता था? वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन ये क्या होता है? ठीक है, तो वैद्युत अपघटन की बात कर लें तो किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? वे वैद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन कहलाती है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत प्रवाहित हो जाए तो क्या कहलाती है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। और अगर वे टूट जाते हैं, यानी जब वे विद्युत प्रवाहित कराने पर वे टूट जाते हैं, ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघटन। वो क्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिद्धांत था वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। ठीक है, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। अब देखिए, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था? स्वांटे आर्हेनियस ने दिया था। किस सन में दिया था? 1887 में दिया था। ठीक है, 1887 में स्वांटे आर्हेनियस ने वैद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि किसी वैद्युत अपघट्य को जब जल या किसी अन्य विलायक में घोलते हैं तब वह दो विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि किसी वैद्युत अपघट्य को, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य को जब किसी जल, ठीक है, जल या फिर अन्य विलायक में, ठीक है, अन्य विलायक में घोला जाता है तो वह दो आवेशित कणों में, ठीक है, दो आवेशित कणों में टूट जाता है। तो यह क्रिया कहलाती है वैद्युत वियोजन या फिर आयनन कहलाती है। ठीक है, वैद्युत वियोजन या फिर आयनन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वैद्युत वियोजन फिर आयनन कहलाती है। उन दोनों आवेशित कणों को आयन बोला जाता है। ठीक है, आवेशित कणों को क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? आवेशित कणों को क्या बोला जाएगा? आयन बोला जाएगा। मान के चलिए ए बी एक हमारा वैद्युत अपघट्य है। जब इसका हमको बिजली प्रवाहित कराएगी तो ए प्लस और बी माइनस में टूट गया, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? आयनन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? आयनन कहलाएगी। और ये क्या कहलाएंगे? आयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चा? आयन कहलाएंगे। आयन दो प्रकार से होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं धन आयन, एक को बोलते हैं ऋण आयन। ठीक है, एक को क्या बोला जाता है? धन आयन बोला जाता है और एक को क्या बोला जाता है? ऋण आयन बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया था सभी को। आगे हमने बात किया था आयनन स्थिरांक के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बताया गया था आयनन स्थिरांक। ठीक है, तो आयनन स्थिरांक क्या होता है? जितने अणु डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है, ए प्लस और बी माइनस, इनकी कंसंट्रेशन और टोटल अणुओं की कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे इसी को क्या कहते हैं? इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? आयनन स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया था। ठीक है, अब देखिए आयनन की मात्रा में क्या होता था कि आयनन की मात्रा में, ठीक है, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, आयनन में वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल संख्या, ये आयनन की मात्रा हो गया। मान के चलिए एक ए बी सॉल्यूशन है। ठीक है, ए प्लस और बी माइनस में तोड़ना है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग अगर करेंगे हम लोग तो ये 100 ग्राम था, तो टूटा कुछ नहीं था, तो 0 टूटा था। तो साम्यावस्था पर, ठीक है, साम्यावस्था पर क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। इसका 10 ग्राम टूट करके 10 ये बनेगा, 10 ये बनेगा। अब हमसे कहा जाए कि आयनन की मात्रा बताओ, आयनन की मात्रा बताओ। ठीक है, तो आयनन की मात्रा पर टूटे हुए आयनों की संख्या, तो आयनन टूटे हैं 10, 10 आयन टूटे हैं और टोटल हमारा कितना था? 100 ग्राम था। ठीक है, अब यहाँ से अगर काटोगे तो हमारा
0.1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये निकल के आ गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, अगर परसेंटेज पूछा जाए तो क्या करना है, इसी को हमको क्या करा देना, 100 से गुणा करा देना, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई थी? बताएं बच्चे, किसी को दिक्कत तो नहीं आया था इसमें? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था वैद्युत चालकता क्या होती है। ठीक है, वैद्युत चालकता होती क्या है, तो किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता विलयन के आयनों पर निर्भर करती है। ठीक है, वैद्युत चालकता यहाँ पर बात कर लेते हैं, वैद्युत चालकता। ठीक है, क्या बताया गया था, आयनों पर निर्भर करती है, आयनों पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करेगी, अधिक आयन है। ठीक है, अगर अधिक आयन है तो क्या है, उसकी वैद्युत चालकता क्या है, अधिक है। ठीक है, वैद्युत चालकता क्या होगी, अधिक होगी। कम आयन है, ठीक है, अगर कम आयन है तो वैद्युत चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आयन ज़्यादा मात्रा में दे रहा है तो वैद्युत चालकता ज़्यादा होगी, अगर आयन कम मात्रा में हो रहा है तो वैद्युत चालकता कम होगी। इसके बारे में कल मैंने डिटेल से आप सभी को समझा दिया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आयनन की मात्रा यानी जो ये आयनन है इसकी मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करेंगे। कौन कौन से कारक हैं, सबसे पहला कारक हमारा आ जाता है कि वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। ठीक है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। अब देखिए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति किस तरीके से आयनन की मात्रा को प्रभावित करेगी। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, क्या होता है बच्चा, प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अब ये बात समझ लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो पूरी मात्रा में या जल में पूरे रूप से यानी पूरे तरीके से टूट जाते हैं, अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं, वे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो जब पूरे रूप से टूटेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आयन देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में आयन होगा। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी ऐसे पदार्थ जो या ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में या किसी अन्य विलायक में पूरी तरीके से टूटते नहीं हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो भाई अगर दुर्बल होगा तो कम मात्रा में आयन देगा और प्रबल होगा तो ज़्यादा मात्रा में आयन देगा। तो इसलिए क्या, आयन की मात्रा को तो प्रभावित कर ही रहा है ना, आयन की मात्रा को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। लिखा है विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलायक की प्रकृति। विलायक का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो विलयन में ज़्यादा होता है। ठीक है, विलायक की प्रकृति के बारे में बात कर लें। ठीक है, प्रकृति देखिए, विलायक की प्रकृति का मतलब है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा कंटेंट या ऐसा जो भी प्रोडक्ट है कोई भी विलयन में ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। अगर जल है, शरबत में पानी ज़्यादा मात्रा में होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विलायक बोल देते हैं। ठीक है, अब विलायक की प्रकृति का मतलब क्या है, अगर हमारा जल है, ठीक है, जल में आयनन ज़्यादा होता है अन्य विलायक की अपेक्षा। ठीक है, अन्य विलायक की अपेक्षा जो जल होता है उसमें आयनन ज़्यादा होता है। यानी अगर विलायक जल है तो आयनन ज़्यादा होगा, अगर विलायक जल नहीं तो आयनन कम होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अगला क्या है हमारा, विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता। ठीक है, सांद्रता का मतलब होता है उसमें क्या कैसे मिला हुआ है। तो अगर विलयन तनु है, ठीक है, तो अधिक मात्रा में आयन होगा। ठीक है, अधिक मात्रा में आयनन होगा। ठीक है, अगर विलयन सांद्र है तो कम मात्रा में आयनन होगा। ये चीज़ समझ में आ गया। सांद्र और तनु का मतलब क्या होता है, इसमें जल ज़्यादा है। ठीक है, जल ज़्यादा है और इसमें जल की मात्रा, ठीक है, जल कम है। ठीक है, तो ये हमारा सांद्र हो गया, हमारा क्या हो गया, तनु हो गया। अगर हमारा विलयन की सांद्रता का मतलब अगर तनु है तो ज़्यादा मात्रा में आयनन करेगा, अगर हमारा विलयन सांद्र है तो कम मात्रा में आयनन करेगा। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। चलिए
ताप की बात कर लेते हैं, इसी के अंतर्गत ताप आता है हमारा, ठीक है। अब नहीं समझ में आएगा तो बताना सभी लोग, ठीक है। ताप की बात कर लेते हैं, ताप वृद्धि, जैसे जैसे क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, ताप वृद्धि करेंगे, ठीक है। ताप वृद्धि करने पर आयनन, ठीक है, बढ़ जाता है। ये सब आयनन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ताप वृद्धि करने पर आयनन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप वृद्धि करने पर आयनन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। अब आगे क्या है इसका, सम आयन प्रभाव, ठीक है, सम आयन प्रभाव। अगर किसी भी विलयन में एक ही प्रकार के आयन मिल जाते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के कई सारे आयन मिल जाते हैं तो भी आयनन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, आयनन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। सम आयन प्रभाव माने अगर एक ही प्रकार के कई सारे आयन मिल जाएं तो वहाँ पर आयन मतलब आयनन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अगर अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl की उपस्थिति में, ठीक है, NH4Cl की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए, ठीक है, NH4OH, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया गया तो सम आयन प्रभाव हो गया। क्यों? क्योंकि ये NH4 प्लस में टूटेगा, ये Cl माइनस में टूटेगा, ये भी NH4 प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, तो NH4 दो मिल गया है, तो एक ही प्रकार के आयन मिल गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, सम आयन प्रभाव हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, सम आयन प्रभाव हो गया। इसलिए सम आयन प्रभाव भी है, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। किसी को दिक्कत आई हो बताइए, इतने में अगर किसी को दिक्कत आई हो तो बताइए, ठीक है, बताएं, इतने में किसी को दिक्कत हुई, इतना हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल। अब देखिए जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, देखिए बात समझ लेते हैं कि जल का आयनन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए जल में आयनन ज़्यादा होता है लेकिन जल का आयनन कम होता है, ये चीज़ समझ के रखिएगा, ठीक है। तो जल, ठीक है, का आयनन बहुत कम होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चा, कम होता है। अगर इसको जल की हम लोग वो देखें, इसको तोड़ के देखें तो H प्लस प्लस OH माइनस इस तरीके से टूटता है। अगर जल की इक्वेशन को तोड़ के देखें तो इस तरीके से टूट जाता है, ठीक है। अब अगर इसको स्थिरांक में निकाले, साम्यावस्था निकाले तो किस तरीके से लिखा जाता था, H प्लस प्लस OH माइनस बटे में क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, स्थिरांक हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जल के लगभग 550 लाख अणुओं में केवल एक अणु आयनित होता है। अगर हमारा जल है, ठीक है, 550 लाख अणु हैं, ठीक है, 550 लाख अणु हैं, तो इसमें से क्या होगा, एक अणु क्या हो जाएगा, आयनित होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चा, एक अणु क्या होगा, आयनित होगा। अगर 550 लाख अणु हैं तो इसमें कितने अणु आयनित होंगे, एक अणु आयनित होगा, ठीक है। अतः जल के अणुओं का सांद्रण स्थिर माना जा सकता है। तनु विलयनों में H2O का मान लगभग 55.55 m होता है, ठीक है। अब तनु विलयन है, तनु का मतलब जिसमें पानी मिला है, ठीक है, तो उसमें जो इसका आयनन हो जाएगा, ठीक है, आयनन की मात्रा लगभग क्या होती है, 55.55 m मोल होता है, ठीक है, 55.55 मोल होता है। याद रखिएगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि तनु विलयन में जल का आयनन की मात्रा कितनी होती है, तो 55.55 मोल होती है, ठीक है, 55.55 मोल होती है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको बिगाड़ देते हैं, समझेंगे यहाँ पर।
अगर इसको 3 गुणा करा दें तो किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा H प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा OH माइनस हो जाएगा और ये वाला यहाँ गुणा हो जाएगा तो K हो जाएगा H2O हो जाएगा। अब इसकी जगह पे टोटल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाटर है तो KW लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, KW लिखा जा सकता है। ठीक है, KW लिखा जा सकता है, वाटर लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो इनका आयनिक गुणनफल होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इनका आयनिक गुणनफल, इनका मतलब आयनिक गुणनफल कितना होता है ये बात समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर बात समझ लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका आयनिक गुणनफल होता है, ठीक है आयनिक गुणनफल होता है वो होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 मीटर होता है। क्या होता है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 मीटर होता है। ठीक है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 मीटर होता है। तब क्या हो गया, अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे H प्लस और OH माइनस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जल के अणुओं का आयनिक गुणनफल कितना होता है तो 10 की पावर माइनस 14 भी बोल सकते हैं मीटर में, या 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया है शुरू से अभी तक, देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं अम्ल की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, अम्ल। अम्ल अम्ल यानी एसिड, या फिर इसको भस्म बोला जाता है। ठीक है, क्या सॉरी एक सेकंड, भस्म नहीं, अम्ल की बात कर लेते हैं पहले, भस्म बाद में बात करेंगे। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, बात समझ लेते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा, अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात समझ लेंगे, अम्ल वह पदार्थ हैं। ठीक है, अम्ल वह पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन H प्लस हाइड्रोजन धनायन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन धनायन देते हैं तो क्या कहलाते हैं वे, ठीक है अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब एक अम्ल का अगर हम लोग देखें HCl को अगर हम लोग जलीय विलयन बनाएंगे, ठीक है जल में घोलेंगे तो कैसे टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो H प्लस जहाँ हमको मिल गया तो ये हमारा क्या है, एसिड है। क्या है, हमारा एसिड है। अगर जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, CF3COH ले लिया और इसको तोड़ा तो कैसे टूटेगा, CF3COO माइनस प्लस में टूटेगा H प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया है ना, क्या हो गया, हमारा अम्ल हो गया है। तो ये चीज़ समझ में आ गया है, ये चीज़ समझ में आ गया है। अब यहाँ पर अगला इसमें हम पढ़ लेते हैं क्षार। ठीक है, क्षार की बात कर लेते हैं। क्षार क्या हो जाते हैं, ठीक है क्षार को बेस बोला जाता है या फिर इसको भस्म बोला जाता है। ठीक है, भस्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वह पदार्थ या भस्म वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। कौन आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लेंगे NaOH, इसको जल में घोला गया तो कैसे टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, क्षार हो गया। क्या हो गया, क्षार हो गया है। ठीक है, और उदाहरण अगर ले लेंगे KOH ले लेंगे, इसको अगर तोड़ देंगे तो K प्लस में टूटेगा और क्या हम टूट जाएगा, OH माइनस में टूटेगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, तो आज बस यहीं तक हम पढ़ाएंगे आप सभी लोग को, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अगर आप सभी को इतने में पढ़ाई में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो तो हमें बताइएगा, हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो
तो चलिए अब हम लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अभी कुछ देर बाद में 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।